हम वर्तमान भारत में मूल निवासी आंदोलन के कमांडर इन चीफ मतलब मूल निवासी इंजीनियर RL ध्रुव साहब को सुनना चाहते हैं, क्योंकि वो प्रेसिडेंट है बामसेफ के। वो हमारा मार्गदर्शन करेंगे, आदरणीय RL ध्रुव साहब। जय भीम, जय मूल निवासी साथियों। सर्वप्रथम तमाम महान पुरखों को नमन करते हुए आज के विश्व मूल निवासी दिवस के अवसर पर आप सभी को मैं हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आज के इस अवसर पर उपस्थित आदरणीय मंच अध्यक्षता कर रहे हैं एडवोकेट पंकज रवि साहब, उद्घाटक माननीय चौहान साहब, बोरकर साहब और सभी उपस्थित सम्मानित गण और इस सभागार में उपस्थित हमारे सभी मूल निवासी साथियों। उद्घाटन सत्र का जो विषय लगाया गया है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विश्व मूल निवासी दिवस 2025 की थीम मूल निवासी लोग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता, उनके अधिकारों की रक्षा और भविष्य का निर्माण, भारत के संदर्भ में विश्लेषण। साथियों, अभी हम मूल निवासी संघ के राष्ट्रीय अधिवेशन में उपस्थित है और शुभारंभ के अवसर पर मूल निवासी संघ के द्वारा जो ये विषय लगाई गई है, मूल निवासी, सबसे पहले जो शब्द हमको समझने की जरूरत है, आज हमको जो इस देश में बृहद रूप से अलग अलग रूपों में पहुंचाई जा रही है, उस वर्ड को समझने की जरूरत है। और इसलिए भी जरूरत है क्योंकि मूल निवासी जो आइडेंटिटी है वो हमारे संगठन से जुड़ा हुआ है, इसलिए भी जानना जरूरी है। और यदि इसको हम समझ लेते हैं तभी जाकर के हम इस देश के अंदर हमारे संगठन को सही मायने में स्थापित कर पाएंगे, बृहद रूप में, जिसको हम बोलते हैं मैच्योर ऑर्गेनाइजेशन के रूप में। बाबा साहब ने अपने अनुभवों से, अपने आंदोलनों से और जो संविधान सभा में जो जितने डिबेट हुए, उनके एक अनुभव थे, वो उससे ये समझा और हमको आगाह किया कि यदि इस देश में भारत का संविधान के जो प्रावधान है, यदि वह सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं होते, उसको सही मन से, सही इंटेंशन से लागू नहीं की जाती, तो इस देश में जो मूल निवासी है, बैकवर्ड क्लास है, उनकी स्थिति बहुत बुरी होगी, गंभीर स्थिति होगी। और वो वार्न करते हैं ऐसे समय में केवल एक संगठन काम आएगा आपका। और साथियों, उस संगठन निर्माण की प्रक्रिया को हम बहुत द्रुत गति से इस देश में स्थापित करना चाह रहे हैं।
और उस संगठन निर्माण की प्रक्रिया में हम सब जानते हैं कि राष्ट्रीय लेवल पर अधिवेशन लगाकर, राज्य लेवल पर, जिला लेवल पर अधिवेशन लगा करके हमारे संगठनों की हम विवेचना करते हैं, कितना पाया और खोया, क्या किया साल भर में, उसकी भी चर्चा हम लोग करते हैं। और आज ये 2 दिवसीय इस अधिवेशन में मुझे उम्मीद है कि मूल निवासी संगठन संघ जो है ये जरूर रिव्यू करेगा और आने वाले वर्षों की वो प्लानिंग की भी चर्चा इस अधिवेशन में करेगा। तो संगठन की जो इंपॉर्टेंस है वो बाबा साहब ने इशारा में बताया, इंगित किया और वार्निंग के साथ बताया कि ये जो संगठन है आपके हक अधिकारों को एक दिन बचाने के लिए मंच देगा। तो आज का जो विषय है, सबसे पहला जो पहचान है वो इंडिजिनस पहचान को लेकर के है। इंडिजिनस कौन लोग हैं इंडिजिनस इस देश के अंदर? क्योंकि भारत का संविधान में इंडिजिनस वर्ड कहीं पर भी लिखा नहीं है, कानूनी तौर पे हम ये दावा नहीं कर सकते। एक बात ये है। दूसरी बात, इंडिजिनस जो है हमारी कल्चरल पहचान है, हमारी कल्चरल आइडेंटिटी है। इस बात को हमको समझना पड़ेगा और ये समझ नहीं होने के कारण हम अपने आप को बदल नहीं पा रहे हैं। जो हमारा जो साइकोलॉजी है, जो हमारा मेंटल स्टेटस है, उसको तैयार नहीं कर पा रहे कि हम इस देश के मूल निवासी हैं, इस देश के शासक जमात लोग हैं, भूतपूर्व शासक जमात लोग हैं और फिर से इस देश के अंदर शासक जमात बनना है। और ये केवल इस देश के अंदर हुआ वो कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट के कारण हुआ। सांस्कृतिक संघर्षों से हमें हराया गया है और इस दौरान में जो महत्वपूर्ण परिवर्तन जो आया कल्चर के साथ साथ लैंग्वेज का, लैंग्वेज में जो परिवर्तन आया उसके कारण भी हम पतन की ओर गए। तो जो कल्चरल है वो परिवर्तन हमको लेकर के आना है। तो इंडिजिनस डे का जो कंसेप्चुअलाइजेशन हुआ कि इंडिजिनस डे जो है क्यों मनाया जाता है, तो आपने पढ़ा होगा, आजकल व्हाट्सएप मीडिया में सबको आता है मैसेज, कई रूपों में फैलाया जाता है कि जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है यूएनओ, जिसके 193 देश सदस्य है, जिसमें भारत भी सदस्य है, इसकी स्थापना 1945 में हुई थी और 1945 से भारत देश उसके सदस्य है। और वर्ल्ड इंडिजिनस डे कब से मना रहे हैं? तो वर्ल्ड इंडिजिनस डे है वो 94 से हम सबसे पहले यूएनओ में मनाने की शुरुआत हुई। और जो यूएनओ के जो कन्वेंशन हुए, हर वर्ष एक कन्वेंशन होता है, तो कन्वेंशन में ज्यादातर ये चर्चा में आई, मूल रूप से मैं सार में बताना चाहूंगा समय कम लेते हुए, कि जो इंडिजिनस लोग हैं उनके सोशल कल्चरल राइट्स है वो नहीं मिल पा रहे हैं, जिसके कारण वो बैकवर्ड हो चुके हैं। मतलब सबसे नीचे तबके पे उनकी स्थितियां, पोजीशन जो है बन चुकी है। वो कैसे उसको वापस इक्वलिटी के प्रिंसिपल पे लेकर के ऊपर लेकर के आए, जो इस देश के अंदर में पूरे सभी के जो एक ह्यूमन राइट्स है, मानव एक समान का जो भाव है उसके अंदर लेकर के आए,
इसके लिए डिफरेंट जो रेटिफिकेशन कन्वेंशन हुए, उसमें महासभा ने जो रिजोल्यूशन पास किया, उसके बेसिस पे ये डिटेल जो एक कमिटी बनी, सब कमिटी बनी, यूएनओ ने कमिटी बनाई, जिसमें मिस्टर जोस मार्टिनेज कोबो ने उनके मार्गदर्शन में एक समिति बनी और उनने स्टडी किया कि जो प्रॉब्लम ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट इंडिजिनस पीपल्स इन 1982 में उसमें देखा कि जो भी स्टेट है, पूरे दुनिया के जितने स्टेट है, अब यूएनओ की बात कर रहे हैं तो 193 देश है, जिसको स्टेट कहा जा रहा है वो कंट्री है। उन 193 देश के जो इंडिजिनस पीपल्स है उसके हक अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं। तो उसके लिए उसने एक एरिया डिसाइड किया कि क्या कार्यवाहियां की जानी चाहिए, सारे देश को क्या कार्यवाहियां लाइन ऑफ एक्शन होना चाहिए। तो उनका फोकस एरिया था हेल्थ को लेकर के, हाउसिंग, एजुकेशन, शिक्षा को लेकर के, लैंग्वेज को लेकर के, कल्चरल और सोशल जो इंस्टीट्यूशंस है, राइट्स है उनके, उसको लेकर के, एम्प्लॉयमेंट को लेकर के, लैंड को लेकर के, पॉलिटिकल राइट्स को लेकर के, रिलीजियस राइट्स एंड उनके प्रैक्टिसेस को लेकर के, जो कस्टम्स जिसको बोलते हैं, रूढ़ी कायदा, जो ट्राइबल शेड्यूल एरिया में जो बात आप सुनते होंगे, जिसको भारत के संविधान में 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल के अंदर प्रावधान में आया, और इक्वलिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन में इक्वलिटी मिलना चाहिए। तो ये सारे जो डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा है उसको आइडेंटिफाई किया, इस एरिया पे काम करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, ये स्टडी 1982 में हो रहा है और भारत के संविधान में 1950 में ये सारे प्रोविजन, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए डिफरेंट प्रोविजन बनाए गए थे। फंडामेंटल राइट्स के तहत डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी इसके प्रोविजंस अलग अलग रूपों में आता है। लेकिन क्या ऐसा हुआ कि आज तक इंप्लीमेंट नहीं हो रहा? इस इंटेंशन को हमको समझने की जरूरत है। तो इसमें दो बातें हैं। पहला तो इंडिजिनस पीपल्स के लिए सारे प्रावधान, इंटरनेशनल जो एक प्रकार का बाध्यताएं हमारे ऊपर आ रही है। जैसा मैंने रिफर किया कि इंडिजिनस वर्ड जो है भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, इसलिए आप कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स नहीं है, आप उसको स्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे सीधे तरीके से जब तक आप कल्चरल अप्रोच नहीं बनाते हैं। तो फिर जो इंटरनेशनल जो कानून है, इंटरनेशनल कानून जो बाध्यता दे रहा है, वो उसने जो आइडेंटिफाई किया कि इंडिजिनस पीपल्स कौन होगा और उसका डिटेल डिफिनीशन निकाला कि निश्चित ही अलग अलग देशों में किसी एक पैरामीटर पे किसी को उस देश के मूल निवासी ये साबित नहीं किया जा सकता। ये डिटेल डिस्कशन में आया उसके अंदर। यदि साउथ अफ्रीका में जाएंगे तो वो जिस पैरामीटर पे वहां के लोग रहें, वो जिसको मूल निवासी कहा जा सकता है, जिसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, वो पैरामीटर को अमेरिका में ले जाके फिट करेंगे, न्यूजीलैंड में फिट करेंगे, या भारत में फिट करेंगे, या नेपाल भूटान में करेंगे, तो वो लागू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि उसका जो कट ऑफ डेट होगा, इंडिजिनस कौन से दिवस पे कट ऑफ डेट तय करें। तो जो यूएनओ ने ज्यादातर वो किया कि जो कॉलोनियल पीरियड था, जिस समय उपनिवेश जो चल रहा था, ब्रिटिश साम्राज्य पूरे, जैसा कि जानते हैं उस समय, तो उसके पहले से जो वहां रहने वाले लोग, मूल निवासी, तो इंडिजिनस के जो डिक्शनरी मीनिंग पे जब जाएंगे तो वो वहां स्पष्ट होता है कि कोई ऐसा भूभाग या लैंड जहां पर कोई बाहर से कोई आया, बाहर के लोग उस भूमि पर आए, पर्टिकुलर डेट पर, उस डेट के पहले जो वहां निवास कर रहे थे वो मूल निवासी इंडिजिनस है। ये उसका डिक्शनरी मीनिंग है। तो वो
भारत के संदर्भ में भी इसमें डिटेल डिस्कशन हुआ। ये मैं बाद में अभी थोड़ी देर में बताता हूं। पहले मैं व्यू बताता हूं कि इस देश में जो लोग मूल निवासी हैं उसके दिमाग के अंदर, उसके माइंड सेट में क्या चल रहा है पहचान को लेकर के। क्योंकि बामसेफ जैसे संगठनों ने महापुरुषों के विचारधारा के आधार पर हम इस देश के मूल निवासी हैं ये नारा स्थापित किया। और उस हिस्ट्री को हम जब जाते हैं, हमारे मूल निवासी महानायकों की विचारधारा को देखते हैं, तो सबसे पहले जो इंडिजिनस शब्द, मूल निवासी शब्द का जो प्रयोग करते हैं वो फुले साहब करते हैं। शूद्र अति शूद्र इस देश के मूल निवासी है। और इस तरीके से जो पेरियार साहब का भी आंदोलन, फुले साहब भी रहे, उसके बाद बिरसा मुंडा का आंदोलन, ये सब में मूल निवासी शब्द को इंडिजिनस और एबोरिजिनल के रूप में स्थापित। और कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट के अंदर जाते हैं तो डॉक्टर जयपाल मुंडा ने इस बात को रखा कि एबोरिजिनल और इंडिजिनस शब्द को स्थापित करना चाहिए। संयोग से वो उसको सही तरीका से उस समय उसको आर्गुमेंट नहीं हुआ, संविधान के अंदर नहीं आया। तो मोटा मोटा ये रेफरेंस में आया जिसको बामसेफ ने इसको लिया और इस देश के अंदर मूल निवासी है इस पहचान को स्थापित किया। लेकिन बेसिकली मूल निवासी है, मैंने कहा कि ये कल्चरल आइडेंटिटी है कि जो जिस समय फुले साहब मूल निवासी कह रहे थे उस समय आज की पहचान मौजूद नहीं थी। एसटी, एससी, ओबीसी ये पहचान उस समय नहीं थी और इनसे कन्वर्टेड माइनॉरिटी ये पहचान उस समय नहीं थी। इसीलिए आज हम जो सोच रहे हैं तो हम उसको सही परिप्रेक्ष्य में समझ नहीं बनने के कारण हम मूल निवासी हैं ये पहचान स्टेब्लिश हमारे समाज जीवन में नहीं कर पा रहे हैं। हमारे जो इस देश में जो हमारे बहुसंख्यक है 90% से अधिक आबादी है, उसके दिलो दिमाग में हम नहीं बैठा पा रहे हैं। तो ये कैसे बैठाएंगे? तो सबसे पहले हमारे षड्यंत्रों को उजागर करना पड़ेगा। दुश्मन समझ रहा है जिस दिन ये मूल निवासी आइडेंटिटी को एडॉप्ट कर लेगा तो इस देश में लोकतंत्र लागू हो जाएगा। और लोकतंत्र का मतलब सीधा सीधा एक मतलब है, लोकतंत्र का मतलब बहुसंख्यकों का राज, जो बहुसंख्यक होगा उसका राज, ये लोकतंत्र है। इस बात को दुश्मन कैसे लिया इसको हम समझते हैं। जब ये निर्णय लिया जा रहा था यूएनओ के डिस्कशन में 89 में, यूएनओ का जो कन्वेंशन 89 में हुआ, तो भारत लगभग 144 देशों ने उसको माना कि वर्ल्ड इंडिजिनस डे मनाना चाहिए। और उस डेट का जो चयन किया 9 अगस्त को मनाना चाहिए, वो डे था जो 1982 में जो स्टडी हुआ, डिटेल स्टडी हुआ, प्रॉब्लम ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट इंडिजिनस पीपल की जो कमिटी बनी थी, वहां जो डिस्कशन हुआ उसमें जो डिफिनीशन दिया गया कि कौन इंडिजिनस होगा, उस पर उस इंडिजिनस पीपल्स के डिफिनीशन को नकारते हुए सशर्त मान्यता दी। उस कन्वेंशन में साइन किया, भारत ने माना, लेकिन उसने इंडिजिनस पीपल कौन होगा, वो सारे जो डिफरेंट आर्गुमेंट हुए उन्हें तथ्य लेकर के आया, उस कमिटी के रिपोर्ट में आया जो सब कमिटी बनी, उस सारे चीजों को नहीं माना। और क्यों नहीं माना, हमको सोचने की जरूरत है। यही हमारी बीमारी है जो हमारे अंदर घर कर गई है। और उस बीमारी को दुश्मन जानता है। ये बीमारी हमसे बाहर गई, ये इंडिजिनस पहचान हमारे अंदर आई तो बोरका साहब कह रहे थे ना, जैसा जाति का दिमाग जो माइंड सेट में हमारा भरा हुआ है वो तुरंत रिप्लेस हो जाएगा। तो पहले तो हमको इनके षड्यंत्रों को समझना पड़ेगा। तो वो आप वेबसाइट में देखेंगे, आधिकारिक तरीके से जानते हैं, आपको गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा।
अभी चल रहा है ना, अभी राहुल जी बहुत सारे इलेक्शन कमीशन के डॉक्यूमेंट लेकर के आ रहे हैं और उसको दुनिया भर कर रहे हैं। लेकिन जो हमारा यूनो ने कुछ संगठनों को कार्य दिया, मान्यता दिया, इसके जो हमारा टास्क है सोशल कल्चरल, जो टास्क इंडिजिनस लोगों के लिए लगाया, तो उनमें एक संगठन है इंटरनेशनल वर्क ग्रुप फॉर इंडिजिनस अफेयर्स, IWGIA करके। वेबसाइट में आप जाएंगे तो वहां मिलेगा। उसमें उसने ऑब्जर्व किया, देखा उनके रिपोर्ट को, भारत सरकार का, भारत की तरफ से जो तथ्य रखे गए थे, वहां लिखा हुआ है इंडिया वोटेड इन फेवर ऑफ यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑन राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल ऑन द कंडीशन दैट आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑल इंडियंस आर इंडिजिनस। क्या बोला कि भारत देश के आजादी के बाद यहां रहने वाले सभी लोग इंडिजिनस है। मतलब यूनो का जो स्टडी हुआ, डिटेल स्टडी हुआ, तो सारे को एक लाइन में खारिज करते हुए उसने कहा, मतलब जिस वर्ड का इजाद हुआ, इंडिजिनस शब्द को लैटिन वर्ड इजाद हुआ, जिसका डिक्शनरी मीनिंग है, उसको भी नकारते हुए, जैसे मैंने कहा कि आप डिक्शनरी में देखेंगे इंडिजिनस का मतलब है कि किसी जगह पर कोई बाहरी व्यक्ति आया, कोई किसी जगह पर पार्टिकुलर समय पर बाहरी व्यक्ति आया, तभी इंडिजिनस का अर्थ होता है। अदरवाइज किसी देश में यदि किसी जगह पर कोई बाहरी व्यक्ति नहीं आया तो वहां कोई मूल निवासी और गैर मूल निवासी हो ही नहीं सकता। देशी और विदेशी का मामला नहीं बनता है। तो ये तो मूल डिक्शनरी मीनिंग है, उसको भी भारत की तरफ से डिनाई किया गया है। एक बात यह है। दूसरा, जितने यूनो द्वारा प्रोग्राम बनाए जाते हैं, इंटरनेशनल प्रोग्राम बनाए जाते हैं, तो उसको जिम्मेदारी, उसको कार्यक्रम को संचालित करने का, उसको प्रोपोगेट करने का, देश के अंदर उसको फैलाने का, और उसके तहत कुछ ऑब्जेक्टिव जो निर्धारित है उसको अचीव करने का जिम्मेदारी किसको लगाया? सारे कंट्री को लगाई जाती है। लेकिन आप देखेंगे 94 से लेकर के अभी भी भारत सरकार के द्वारा कहीं पर भी सरकारी तौर पे वर्ल्ड इंडिजिनस डे नहीं मनाया जा रहा है। एक बात यह है। दूसरा कन्फ्लिक्ट यह है, एक दुश्मन का एंगल है जो हमको इंडिजिनस की जो मान्यता है, जब को इंटरनेशनल जो कानून बन रहा है वो मान्यता प्रदान कर रहा है, उससे भी दूर करने का प्रयास कर रहा है। और इसी बीच में एक और भ्रांति चली है जो आप चर्चा करते रहते हैं, विश्व आदिवासी दिवस ये मनाई जा रही है। अब विश्व आदिवासी दिवस को कन्वर्ट करेंगे अंग्रेजी में तो क्या होगा? वर्ल्ड ट्राइबल डे। हालांकि ट्राइबल का भी डिक्शनरी मीनिंग हिंदी में आदिवासी नहीं होता है। ट्राइबल मतलब जनजाति, हिंदी में जनजाति। उसको ऐसा माना गया कि जनजाति ही आदिवासी है। तो आदिवासी शब्द की कहीं पर भी कानूनों में या संविधान के अंदर कोई मान्यता नहीं है। तो आदिवासी क्या पहचान है? आदिवासी भी हमारी कल्चरल आइडेंटिटी है, सांस्कृतिक पहचान है हमारी। तो अब हमारा टकराव कहां पर हुआ कि एक तरफ भारत सरकार नहीं मना रही है, हमारे इंडिजिनस पहचान को मिटा रही है, दूसरे तरफ कुछ जो कल्चरल आइडेंटिटी को लेकर के जीने वाले आदिवासी समुदाय है, उसने इस बात को समझा और वो वर्ल्ड इंडिजिनस डे को विश्व आदिवासी दिवस के दिन मनाने का प्रयास कर रही है। आप देखेंगे सत्ता जो धारी लोग हैं आज तक आदिवासी शब्द को अपने जुबान से लेना भी नहीं चाहते, जुबान में लाने भी नहीं देना चाहते। लिखा पढ़ी कानूनों की बात तो छोड़ दीजिए, आपने देखा होगा आजादी के पहले गिरिजन इसी ट्राइबल के लिए
वो गिरिजन शब्द का प्रयोग किए, इसी ट्राइबल के लिए जंगली शब्द का प्रयोग किए, इसी ट्राइबल के लिए वनवासी शब्द का प्रयोग किए। वनवासी कल्याण आश्रम देख रहे हैं बृहद तौर पे फैल चुका है, और इस तरीके से वो आपके जो कल्चरल आइडेंटिटी है उससे बाहर फेंक रहा है, लगातार धकेल रहा है। आप उधर जा करके ना देखो, और संविधान के अंदर जो प्रावधान आए हैं उससे हमको लगातार पुश कर रहा है। और यूएनओ ने क्या तय किया कि जो सोशल और कल्चरल आइडेंटिटी है इसको बरकरार रखना है। वहां पे अभी आर्टिकल 30 की बात हुई, आर्टिकल 29 और 30, जिसमें हमारे जो कल्चरल और रिलीजियस राइट्स है उसको आपको स्वतंत्र रूप से प्रैक्टिस करने का अधिकार देता है। तो ये जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है साथियों, इसको समझने की जरूरत है। अब इसको थोड़ा सा हम जाते हैं कि यूएनओ ने जब स्टडी की तो क्या सोचा होगा, यह भी समझना जरूरी है। जब तक हमारे कैडर इस बात को नहीं समझेंगे तो पहली बात, वो अपने आप को इंडिजिनस नहीं बना पाएंगे। वो कुर्मी, तेली, चमार, गोंड, उरांव, ये दुनिया भर के आइडेंटिटी में रखे रहेंगे। वो कभी भी अपने आप को उस इंडिजिनस, उस आदिवासी पहचान के नीचे नहीं ला पाएंगे। और दुश्मन तो लगातार इस देश में, आदिवासी इस देश के असली मालिक है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जी ने ऐसा एक डिसीजन भी लिख दिया है। तो आप यदि अपने आप को वहां से दूर करते हो, इसका मतलब है आप दुश्मन के पाले में जाके खड़े होते हो, आपकी इंडिजिनस पहचान को आप स्वयं नकारते हो। तो आपको उधर जाना चाहिए। तो स्टडी के दौरान दो बातें हुई। 1957 में यूएनओ ने एक कन्वेंशन किया जिसका नाम रखा उस समय इंडिजिनस एंड ट्राइबल पॉपुलेशन कन्वेंशन 1957। इसका मतलब क्या है? इंडिजिनस एंड ट्राइबल पॉपुलेशन। तो इंडिजिनस और ट्राइबल अलग अलग है, ऐसा लग रहा है ना यूएनओ का उस शब्द से। यदि ट्राइबल और इंडिजिनस एक ही होता तो दोनों शब्द रखने की जरूरत नहीं थी। तो इस ट्राइबल और इंडिजिनस शब्द को उस समय जो प्रस्ताव पारित हुआ, रिजोल्यूशन पास हुआ, उसके अनुच्छेद 1 में और डिटेल में उसने उस समय लिखा यूएनओ के द्वारा कि जो ये हमारे 193 कंट्रीज है, पूरे वर्ल्ड के जो कंट्रीज है, उसमें ये ट्राइबल कौन लोग हैं। इंडिजिनस पे भी चर्चा हुई। तो ट्राइबल कौन लोग हैं? तो ट्राइबल को उसने 2 वर्ड प्रयोग किए कि ये सारे कंट्रीज में ट्राइबल आर सेमी ट्राइबल, ट्राइबल आर सेमी ट्राइबल। मतलब कुछ लोग जो कल्चरल आइडेंटिटी के साथ, पुराने अपने व्यवस्था के साथ जी रहे हैं, जो अपने प्राकृतिक व्यवस्था के साथ, जो अपने साइंटिफिक व्यवस्था के साथ, अपने मानवतावादी व्यवस्था के साथ जी रहा है, उस वैल्यू पर है, तो वो ट्राइबल है। और सेमी ट्राइबल कौन है? तो सेमी ट्राइबल जो इस पहचान को भूल करके सिविलाइजेशन के कारण बाहर से आक्रमण हुआ, दूसरे कल्चर के लोग आक्रमण किए, जिसको भारत के संदर्भ में हम कहते हैं आर्य आक्रमण या आर्यों का आगमन, या जो भी पढ़ाया जाता है, मोटा मोटा आर्य यहां बाहर से आया। तो वो उसके कारण, उसके प्रभाव के कारण जो हमारे जो कल्चरल है, हमारे जो कस्टम है, हमारे जो उस समय के प्रैक्टिसेस है, उसको भूल गए, उसको लॉस किया, उसको खो गए। और उसको खोने के कारण हमारा कन्वर्जन हो गया, ये बोलते हैं ना धर्मांतरण, वैसे ही हमारा विचारांतरण हो गया, विचारों में अंतरण हो गया। हमारा जो उस समय का रूढ़ि कायदा है उसमें परिवर्तन हो गया। तो वो ट्राइबल से परिवर्तन हुए, तो वो लोग सेमी ट्राइबल हैं।
जो ऐसा विचारों को खो चुके हैं और जो ये मानते हैं कि उनके वंशज ट्राइबल थे, वो ट्राइबल के वंशज है, वो उसके पूर्वज ट्राइबल थे, ऐसा मानते हैं। तो साथियों, एक तो ये बात है जो इंटरनेशनल ये जो कन्वेंशन में आया, तो हमको इंडिजिनस एंड अदर ट्राइबल आर सेमी ट्राइबल 3 वर्ड आए, तीनों शब्द को समझने की जरूरत है कि हम कहां पर फिट होते हैं। अभी कोई ओबीसी कह रहा है अपने को, अभी इधर में आया तो हमारे यहाँ निषाद है, ये यहां पर शेड्यूल कास्ट है। आज के शेड्यूल जो हमारी बनी है, पहचान आइडेंटिटी बनी है, उसमें शेड्यूल कास्ट है, लेकिन छत्तीसगढ़ में ओबीसी है, छत्तीसगढ़ में वो ओबीसी है। अब 1950 के पहले आप चले जाएंगे तो उसकी पहचान जो है आदिवासी पहचान थी। तो आपको जिस समय हमको सोचना है उस परिस्थिति काल में पहुंचना पड़ेगा। अभी हमको केवल एसटी, एससी, ओबीसी इस देश के मूल निवासी है, अभी हमने केवल एक लाइन विचारधारा में घुसाया है, एसटी, एससी, ओबीसी मूल निवासी है, ये हमने एक नारा के माध्यम से हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में घुसाया है कि हम एसटी, एससी, ओबीसी सारे लोग, जिनसे कन्वर्टेड माइनॉरिटी लोग, सारे लोग मूल निवासी है। लेकिन नहीं, ठीक है, ठीक। तो साथियों, इस तरीके से हमारा जो आइडेंटिटी है समय समय पर अलग अलग परिवर्तन हुआ, जिसको यूएनओ ने बोला कि वो ट्राइबल आइडेंटिटी का लॉस भी हुआ, वैसे लोग सेमी ट्राइबल। एक दूसरा, 1989 में एक कन्वेंशन हुआ जिसका नाम क्या रखा, जिसके आधार पे इंडिजिनस डे मना रहे हैं, इंडिजिनस एंड ट्राइबल पीपल्स। यहां पर पीपल शब्द जुड़ा, पहले बोल रहा था ट्राइबल पॉपुलेशन, अभी पीपल शब्द जुड़ा, तो इसमें एक स्पेशल अधिकार और मिला कि भाई इसके आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा, तो वो एक फंडामेंटल राइट्स मिला। यूएनओ ने इसको गाइडलाइन में अनुच्छेद 1 में लिखा, सामान्यतः कानूनों में अनुच्छेद 1 वगैरह डिफिनेशन का होता है और वहां डिटेल बताया जाता है। तो उसमें इंडिजिनस या ट्राइबल के रूप में सेल्फ डिटर्मिनेशन का अधिकार मिला। सेल्फ डिटर्मिनेशन मतलब जो अपने आप अपनी पहचान करेगा, हाँ मैं मूल निवासी हूं, तो उसको मूल निवासी की मान्यता देगा। तो इसका मतलब है 89 का जो इंटरनेशनल महासभा में प्रस्ताव पारित हुआ, उसके अनुच्छेद 1 जो है, उसमें तहत हम यदि डिक्लेयर करते हैं कि हम मूल निवासी है तो उसको मान्यता मिलेगी, और उसको जो सारे हक अधिकार है, सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिकल, लैंग्वेज का जो राइट्स है, वो सारे हक अधिकार उनको देना पड़ेगा। जो कंडीशन वो 89 में उसको एडॉप्ट करते समय लगाया कि इस देश के आजादी के बाद जितने लोग इस देश में है सारे मूल निवासी है, उसको खत्म करना पड़ेगा, उसको खत्म करना पड़ेगा। और खत्म कैसे होगा, जब 90% लोग ये मान लेंगे कि हमारी पहचान इस देश के अंदर मूल निवासी है। दूसरा एक और है WHO, जिसके यूएनओ के 193 सदस्य है, कंट्री सदस्य है, और वैसे WHO है जो 1948 में स्थापित हुआ, उसके पूरे 194 कंट्री उसके मेंबर है। उसने भी इंडिजिनस पॉपुलेशन का उपयोग किया है और उसको डिफाइन किया है कि इंडिजिनस पॉपुलेशन कौन है। तो उसमें लिखा कि वे समुदाय जो भौगोलिक रूप से विशिष्ट पारंपरिक आवास या पैतृक क्षेत्रों के भीतर रहते हैं या उनसे जुड़े हुए हैं, और जो खुद को एक विशिष्ट सांस्कृतिक समूह, कल्चरल ग्रुप का हिस्सा मानते हैं, और जो आधुनिक राज्य है, जो मॉडर्न कंट्री के निर्माण में जो वर्तमान सीमाओं के परिभाषित जो क्षेत्र है, जो मौजूद लोग हैं, वो अपने आप को
वंशज मानते हैं, उनके वंशज मानते हैं, या वो खुद है या वंशज मानते हैं, वो लोग मूल निवासी आबादी है। ये डब्ल्यूएचओ ने भी कहा और डब्ल्यूएचओ को सारे गाइडलाइन को भारत सरकार मानती है। तो साथियों, ये 2-3 बातें हैं जो ये बताता है कि हम लोग इस देश के मूल निवासी है और मूल निवासी लोग ही इस देश के जो परिवर्तन के वाहक है। जितने देश की सभ्यता आगे बढ़ा, आदिम काल से, जब एक समय कपड़ा नहीं पहनते थे, खाना मांस, कच्चा मांस खाया करते थे, धीरे धीरे कपड़ा में आए, औजार का आविष्कार किए, तो जितने हमारे जो छोटे छोटे सेक्ट में हमारा डिवीजन हो गया है, उस समय के आविष्कारक लोग, हमारे पूर्वज ने जो आविष्कार किया, उस परिवर्तन के हम वाहक हैं और प्राकृतिक जो संसाधन है उसके संरक्षक है। ऐसा विचार रखने वाला मूल निवासी जो हमारे पुरख रहे हैं, उसके हम वंशज हैं, उसको हम देश के अंदर स्थापित करना चाहते हैं। तो साथियों, एक तो ये बात हुई, और अब इतनी सारी बातें होने के बाद, ये हम ज्यादातर कानूनी बातें और थोड़ा सा महापुरुष इसके आसपास रहे, कल्चरल हमारी बातें स्टडी उसके अंदर चर्चा में अभी नहीं आ पाई है। लेकिन चूंकि समय ऐसा है कि हम वैसे भी विलंब से चल रहे हैं, तो मैं कुछ बातों को इंगित करते हुए जो विषय पर है, मूल निवासी लोग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जब हमको समझ में आ गया है कि हम मूल निवासी लोग हैं, और जो वर्तमान जो सिलेबस है, जिस साहित्य को हमको पढ़ाया जा रहा है, जो कहा ना कि जो कास्ट नाम की जो आइडेंटिटी यहाँ डेवलप की गई, स्टेब्लिश की गई है, उस आइडेंटिटी को रिप्लेस करने के लिए जिस साहित्यों से ये आई, उसको पहले डायनामाइट से उड़ा दिए, खत्म कर दिया, उसको डिस्ट्रॉय करने की बात हुई। अब उसके जगह हमारे जो कल्चरल जो साहित्य है उसको स्थापित करने की बात है। तो ये हम आज के समय नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वह अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, तो जब स्विच ओवर हो रहा है, हमारा जो टेक्नोलॉजी स्विच हो रहा है, एक समय हम साहित्यों को प्रिंटिंग करके लोगों को, हम जैसे मूल निवासी टाइम्स बांटते हैं वैसे लोगों तक पहुंचाते थे, और धीरे धीरे अभी हम यूट्यूब चैनलों में आए, थोड़ा थोड़ा आ रहे हैं अभी। लेकिन जो अन्य कंट्रीज है, योनो से ही जुड़ा अन्य कंट्रीज है, इतना आगे जा चुकी है, एआई का जमाना आ चुका है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जमाना आ चुका है, उसका उपयोग करके वो टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर रहे हैं, अपने नॉलेज को आगे स्प्रेड कर रहे हैं, अपने विचारधारा को स्प्रेड कर रहे हैं। तो ऐसे चैलेंजेस के समय हमारे जो कल्चरल आइडेंटिटी है और उसका जो साहित्य है उसको भी इनकॉर्पोरेट करना है इसके अंदर, ये हमारे सामने चैलेंजेस है। और इस चैलेंज को हमने यदि स्वीकार नहीं किया, तो हमारा जो राइट्स है उसको हम आगे जा करके अपने आने वाले पीढ़ी तक इसको बता नहीं पाएंगे, खत्म हो जाएगा। और बाबा साहब ने कहा है कि विचारधारा कितने भी अच्छा क्या ना हो, यदि उस विचारधारा को चलाने वाले लोग नहीं रहेंगे, या उसको चलाने वाला कोई संगठन नहीं रहेगा, या कोई माध्यम नहीं रहेगा, तो विचारधारा खत्म हो जाएगा। तो हमारा जो आइडेंटिटी है वो खत्म होने के कगार पे स्विच ओवर होने वाला है। और ऐसे समय में हमारे सामने बड़ा चैलेंजेस है। एक तरफ योनो बार बार इंसिस्ट कर रहा है कि आपके आइडेंटिटी स्टेब्लिश होना चाहिए कानूनी तौर पे, और सरकार की जिम्मेदारी है, स्टेट की जिम्मेदारी, उस कंट्री की जिम्मेदारी है। और दूसरी तरफ कंट्री क्या कर रहा है, दूसरी तरफ कंट्री क्या कर रहा है, इसको यदि भारतीय संविधान के तहत देखे तो आर्टिकल 29 और 2030 के तहत हमको जो फ्रीडम मिला उसको खत्म करने की दिशा में ले जा रहा है। अभी हम उस हमारे विशिष्ट जो कल्चरल आइडेंटिटी है, वो जो हमारे स्मृति से मिट गया था पीढ़ी गैप के कारण, हम उसको भूल रहे थे, उसको स्टेब्लिश नहीं कर पाए हैं। लेकिन सरकार अब जो क्या लेके आ रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आ रहा है।
मतलब 370 से ज्यादा खतरनाक संविधान का जो प्रोविजन है उसको खत्म करने की ओर ले जा रहा है। मतलब 90% लोगों के जो बची खुची आइडेंटिटी का जो राइट्स है वो अपने आंदोलनों में ले सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं, इस देश के अंदर प्रचार प्रसार कर सकते हैं। वो यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद वो खत्म हो जाएगा, वो राइट्स भी खत्म हो जाएगा। ये चैलेंजेस कानूनी तौर पे हमारे सामने स्थापित होने वाला है। और दूसरी तरफ एआई का जो साहित्य चल रहा है, हम यदि हमारे बच्चों को, हमारे इस आबादी को, मूल निवासी आबादी को इन बातों को एज इट इज नहीं पहुंचाते हैं तो जो एआई है, एआई सबके दिमागों को रिप्लेस करने वाला है। ये चैलेंजेस आप कैसे आप अपने हक अधिकार, जो आपके कल्चरल राइट्स है, जो आपके इकोनॉमिकल राइट्स है, और बाबा साहब और सारे महान पुरुषों ने कहा कि देश, इस दुनिया का जो इतिहास है केवल वर्ग संघर्ष है, दो वर्गों के बीच के संघर्ष है। और उससे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो दोनों वर्ग के बीच में सांस्कृतिक संघर्ष है। और सांस्कृतिक संघर्ष के कारण ये हमसे आगे चल रहे हैं, विजित हो रहे हैं, अपने कल्चर को वो हमको एडाप्ट करवा रहे हैं, अपने कल्चर को हमको ढोने पे मजबूर कर रहा है, चाहे वो कानूनी तरीके से, गवर्नमेंट के माध्यम से या एनजीओ के माध्यम से हमको वो खत्म करने की दिशा में ले जा रहा है। साथियों, आर्टिकल 244 के तहत 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची क्षेत्रों में भी उधर पे कल्चर प्रैक्टिसों को आगे बढ़ाने के लिए हमारे संवैधानिक अधिकार मिला है। लेकिन ये जो संस्थाएं वहां पर प्रतिबंधित, कानूनी प्रतिबंध होने के बावजूद भी वहां पर जो नॉन ट्राइबल जो कल्चर है उसको ले जा करके वहां कार्यक्रम फैला रही है और सारे अपने इंस्टीट्यूशन को उधर लगा दिया है। सारे बाबाओं लोग जाके वहां कथा कर रहे हैं। जो बैन है 5th शेड्यूल एरिया में, तो वो जाके किसी धर्म आइडेंटिटी, मतलब ट्राइबल आइडेंटिटी को रिप्लेस भी करने के लिए काम नहीं कर सकता है। तो ये हमारे सारे सामने चैलेंजेस है। इस चैलेंज को स्थापित करने के लिए, इस चैलेंज को लेने का काम है मूल निवासी संघ को। तो मूल निवासी संघ की जिम्मेदारी है कि संगठन को 90% आबादी के पास ले जाए। और इसके लिए एक ही रास्ता है, कल्चरल रूट। हमारे सांस्कृतिक जड़ों को इस देश के अंदर मजबूत करना पड़ेगा। और सांस्कृतिक जड़ें मजबूत हो गई तो हमारी सारे जड़ें मजबूत अपने आप वापस आ जाएगी। राजनीतिक जड़ें, सामाजिक, सारी जड़ें हमारे वापस आ जाएगी। सारे सत्ता पे हम वापस आ सकते हैं। और यही कारण है, सांस्कृतिक पतन ही हमारे कारण है जो हमको शासक से शोषित बनाया। 1950 की स्थिति में हम पूरे लोग 450 रियासत को चलाने वाले लोग यहां बैठे हुए हैं। तो हम लोग पूर्व शासक लोग हैं। इसीलिए इस सांस्कृतिक रूट को स्थापित करने में आप लोग इसको चैलेंज के रूप में स्वीकार करेंगे। ऐसे अपील के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे कंक्लूड करता हूं। और कभी समय मिलेगा तो हम इस विषय पे और डिटेल चर्चा करेंगे। आज भी समय को देखते हुए मैं आपसे विदा लेता हूं। जय भीम, जय मूल निवासी और जय जोहार साथियों।